नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले ऑडिट दिवस समारोह का किया संबोधित। कहा, सरकार ने कम और इस्तेमाल नहीं होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने का लिया साहसिक निर्णय। रुद्रपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाली समाज से किया सीधा संवाद। कहा, उत्तराखंड में बंगाली समुदाय की बेहतरी के लिए सरकार कर रही काम। केंद्र सरकार इस महीने राज्यों को एक अग्रिम किस्त सहित कर हस्तांतरण के रूप में 95,082 करोड़ रुपए करेगी जारी। दिल्ली में कल हुई राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्री ने दी जानकारी। और बागेश्वर जिले की गोमती नदी में बनाई गई कृत्रिम झील में आज से बोटिंग शुरू। पर्यटकों के लिए बैजनाथ झील में पर्यटन विभाग ने शुरू की खेल गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने कम और नहीं इस्तेमाल होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने के साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों के बाद देश की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है और दुनिया भर में इसका स्वागत किया जा रहा है। श्री मोदी आज पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कैग परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब सोच में बदलाव आया है और ऑडिट को मूल्य संवर्धन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम कर के कार्यक्रमों को पूरा किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। कोविड महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कैग परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑडिट दिवस कैग संस्था के ऐतिहासिक उद्गम और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही में किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार किया है। उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने बंगाली समाज के साथ सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को दिशा और दृष्टि देने में बंगाली समुदाय हमेशा से अग्रणीय रहा है। उन्होंने बंगाल की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को बंगाल की सरकार भ्रष्टाचारी दीमक की तरह खोखला कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में अराजकता का माहौल है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने बंगाली समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। जब मैं बंगाल के समाज की बात करता हूं और बंगाल समाज के योगदान की बात करता हूं, तो फिर चाहे वो राजनीति हो, फिर चाहे वो साहित्य हो, फिर चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो समाज सुधार हो,
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद करते हुए कहा कि आपके प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान व पूर्वी बांग्लादेशी शब्द हटाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज के लिए भाजपा की सरकार लगातार काम कर रही है। किन कठिन परिस्थितियों में उन लोगों का यहाँ पर आना हुआ है, कितनी उत्पीड़न और कितनी यातनाओं के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला कि आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, कि आप सबके बीच में से मुख्य सेवक का जो मुझे काम मिला, तो ये काम जब मेरे सामने आया तो हमने कहा कि सभी लोगों ने जब इसके लिए इतना प्रयत्न किया है तो ये काम में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। और हमने सबसे पहले जो हमने मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने कहा कि हम ये प्रस्ताव लाएंगे और इस प्रस्ताव में से हम पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाएंगे तो तमाम प्रकार की अड़चनें अधिकारों गणों के द्वारा भी कही गई। इधर उधर से जो कानून के जानकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे हटेगा तो इसमें जो है उसमें अनुसूचित जाति का और तमाम प्रकार के जो लाभ होते हैं वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। हमने तय किया, हमने कहा नहीं, इसमें हम विकल्प रहित संकल्प, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि इसमें कोई विकल्प नहीं आने देंगे, ये पाकिस्तान शब्द हटेगा। वो पाकिस्तान शब्द हट गया। कार्यक्रम में बंगाल से सांसद लोकेट चटर्जी ने बांग्ला भाषा में संवाद करते हुए बंगाली समाज के लोगों से भाजपा के पक्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी सरकार घोर भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और वहां पर महिलाओं और लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। बंगाल में जो हमारा जो बंगाली समाज का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो बंगाली महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसमें सब लोग बहुत चिंतित है। लेकिन उत्तराखंड में हमारे बीजेपी सरकार है, इसलिए हमारा जो बंगाली समाज है बहुत सुरक्षित है। 2022 में उत्तराखंड में बंगाली समाज नरेंद्र मोदी जी का हाथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, नरेंद्र पुष्कर सिंह धामी जी का हाथ स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम लोग इस टाइम में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगे। इससे पहले श्री नड्डा ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने के बाद शहीद उधम सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। वहीं कल देर शाम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक बैठक ली। इसमें शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और विधानसभा के विस्तारों ने प्रतिभाग किया। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमारे यहाँ देखिए बूथ पर भी 6 कार्यक्रम साल भर होते रहते हैं। अन्य पार्टियों का अगर बूथ में देखा जाए तो जब चुनाव आता है, आचार संहिता लगती है, तब वो अपनी बूथ की खोजबीन करते हैं। हमारे यहाँ पर लगातार सक्रिय रहते हैं बूथ। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कोई आदेश करें तो वो पूरे देश भर में 1 घंटे में फैल जाएगा। हमारे बूथ का सिस्टम इतना मजबूत है और हमारा सिद्धांत है बूथ जीता चुनाव जीता। तो इस पर हम काम करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कार्यकर्ता की कुशल क्षेम पूछना एक बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार इस महीने राज्यों को एक अग्रिम किस्त सहित कर हस्तांतरण के रूप में 95,082 करोड़ रुपए जारी करेगी। दिल्ली में कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों ने कर हस्तांतरण के अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था में फिर तेजी आ रही है और सरकार का ध्यान सतत विकास और वृद्धि दर 2.5 अंक तक ले जाने पर है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग किया। उन्होंने राज्य के हितों को लेकर व्यापक प्रस्ताव रखे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, वनाच्छेदित और आपदाग्रस्त राज्य के लिए ग्रीन बोनस सहित विशेष पैकेज की मांग भी रखी। यहां रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
सीमांत चमोली में प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। जिले में 77,219 सॉइल हेल्थ कार्ड धारक योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता देना था। इसके तहत किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसमें किसान की जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी होती है। इससे किसान अपनी जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसल का चयन कर उन्नत खेती करता है। चमोली जिले के मुख्य कृषि अधिकारी राम कुमार दोहरे ने बताया कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इससे किसानों को आर्थिक फायदा भी मिल रहा है। इस चमोली जनपद में लगभग 47,079 हमारे लघु सीमांत कृषक हैं। अब तक इस योजना अंतर्गत 45,000 कृषकों को हम सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जिन तत्वों की कमी थी इस समय उन तत्वों की पूर्ति करने के लिए प्रशिक्षण किए जा चुके हैं और ये प्रशिक्षण KVK के माध्यम से करवाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो और कृषकों की आर्थिकी में भी सुधार हो सके। चमोली जिले में किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से अपनी फसल का उत्पादन कर रहे हैं। लाभार्थी किसान अवतार सिंह ने बताया कि मृदा परीक्षण के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण मिलने से जैविक और अजैविक खेती की जानकारी मिल रही है। और इन्होंने हमें जैविक जो खेती के बारे में भी इन्होंने जो उसके इम्पोर्टेंस होते, जो महत्व होती है उसके बारे में बताया और प्रशिक्षण हमारे गांव में भी कराया। जो पास पड़ोस के गांव हैं उनको भी इन्होंने परीक्षण कराया और एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि जो लोग केमिकल खेती करते हैं तो उससे खेतों की जो उर्वरा शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो एक जैविक की तरफ से जो एक इनका बढ़ावा देने के लिए है तो उससे जो खेतों की उर्वरा शक्ति है वो भी अच्छी रहती है। लाभार्थी महिला किसान विनीता देवी ने बताया कि पहले वे परंपरागत खेती करते थे, लेकिन मृदा परीक्षण के बाद अब वह कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए सुझाव के आधार पर खेती कर रही हैं। इसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। पहले भी हम पूर्व से ही खेती करते हैं और बीच में हमारी मिट्टी की जांच हुई, मृदा परीक्षण करा है, मिट्टी की जांच हुई है। उन दिनों से हमारी मिट्टी अच्छी उपजाऊ हो गई है और हमारी फसल भी बहुत अच्छी होती है और हमें कृषि विभाग से ट्रेनिंग भी दी गई है। फसल भी अच्छी उगती है, हमारे फल फूल क्यारी सारे बहुत अच्छी होती है हमारी खेतों में फसलें। एक अन्य किसान मोहन सिंह नेगी ने बताया कि उनके गांव में सभी ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए हैं। पहले फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोग लग रहे थे, जिसके कारण उन्हें फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वे मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में सभी लोगों का बन गया है और उससे मृदा परीक्षण लोगों का हो पा रहा है। लोग अपनी खेती की जांच कर पा रहे हैं कि मेरी खेत में क्या दिक्कत है, क्योंकि फसलों में बहुत प्रकार के रोग लग रहे थे, जैसे आलू में है, चौलाई में, राजमा, जो पहाड़ की जो क्रॉप जो फसलें थी। उसके बाद ये फायदा हुआ है कि जब मृदा परीक्षण हो गया है तो उसके बाद लोग अपनी मिट्टी की जाँच का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर लोग उसकी जो दवाइयाँ हैं या प्राकृतिक तौर पर जो हम गाँव में यूज़ करते हैं उसके बाद फसलों का उत्पादन बहुत बेहतर हो रहा है। लोगों को मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है और जो जैविक फसलें हैं वो मार्केट में अच्छे रेट में बिक पा रही है। केंद्र सरकार की किसानों की आय 2 गुना करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना ने किसानों को उन्नत फसल का उत्पादन करना सिखाया है। इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। नैनीताल की तर्ज पर बागेश्वर जिले के ऐतिहासिक मंदिर बैजनाथ के गोमती नदी में कृत्रिम झील में भी अब बोटिंग शुरू हो गई है। पर्यटकों के लिए बैजनाथ झील में अब नौका विहार के साथ ही पर्यटन विभाग ने अन्य खेल गतिविधियों की व्यवस्था शुरू कर दी है। बागेश्वर जिले में स्थित बैजनाथ गोमती नदी के किनारे एक छोटा सा नगर है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर समूह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता दी है। बैजनाथ उन 4 स्थानों में से एक है जिन्हें भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट से जोड़ने का काम चल रहा है। इसी के तहत बैजनाथ में कृत्रिम झील में बोटिंग शुरू की गई है।
हम यहाँ पे कई बार आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत मजा आता है, और जब से यहाँ पे बोटिंग शुरू हो गई तब से और भी मजा आने लगा। पहले तो यहाँ बढ़िया था, मंदिर है बहुत पुरानी, पर अभी जब से बोटिंग स्टार्ट हो गई तब से बहुत चहल पहल लग रही है, काफी लोग दिख रहे हैं, पहले इतने लोग नहीं। तो बहुत अच्छा है, बोटिंग और ये सब है तो बच्चों को भी थोड़ा मजा आ रहा है। और यहाँ का क्लाइमेट भी वैसे मुंबई से हम लोग है तो वहाँ से काफी अलग है। अभी तो वैसे थोड़ा गर्मी लग रहा है, लेकिन हम लोग जैसे शाम को आए तो बहुत ठंडी थी, तो मतलब क्लाइमेट वाइज भी अच्छा है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बैजनाथ धाम एक सुंदर स्थान होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर देश विदेश से आने वाले काफी पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अब यहाँ कृत्रिम झील बनने से पर्यटक पैडल बोट, जोरविंग बॉल के साथ ही ओपन थिएटर का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बोटिंग संचालक संजय परिहार का कहना है कि इससे अब बैजनाथ मंदिर में जहां पर्यटकों को खुशी मिलेगी, वहीं इस क्षेत्र के युवाओं को भी स्वरोजगार में मदद मिलेगी। बैजनाथ झील पर बोटिंग और जॉर्बिंग बॉल जो यहाँ पर स्टार्ट की गई है, ये एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। इससे जो है जो बाहर से जो हमारे पर्यटक आते थे कौसानी, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा अवसर प्रदान हो गया, जिससे क्या है पर्यटक एक दिन और यहाँ पर कौसानी में रुक सकता है बोटिंग के लिए, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी यहाँ पर इससे जो है रोजगार प्रदान हो रहा है। और साथ ही साथ होटलर से लेके गाड़ी वालों से लेके पार्किंग वाले सभी लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है पर्यटकों का, लेकिन जैसे जैसे फरवरी मार्च में सीजन चढ़ेगा तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आएंगे और बोटिंग और जॉर्बिंग बॉल का लुत्फ लेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 60 लाख लोगों को टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 8,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 12,000 रोगी स्वस्थ भी हुए। देश में 62 करोड़ 57 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार के हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए आज देश भर के गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और अभियान से जुड़े अन्य भागीदारों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार इन संगठनों की साझेदारी से इस अभियान को मजबूत करेगी। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए संगठनों का सहयोग चाहती है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जीवन के साथ ही हमारे सामाजिक सरोकारों पर भी मीडिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सामाजिक जनजागरण में भी मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी से वर्तमान में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। इस महामारी से बचाव के लिए प्रेस के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार में सराहनीय पहल हुई है। आज के प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।